Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today we are going to discuss about the radioisotopes and their uses. स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिस्कस किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। हमने कहा कि वो सब एलिमेंट्स जो रेडिएशन को एमिट करते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और हम उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और क्यों रेडियो एक्टिविटी कहते हैं? क्योंकि वो रेडिएशंस खुद से होती हैं, वो खुद से होने वाला प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए जब वो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब एक न्यू टर्म हमारे सामने आ गया, रेडियो आइसोटॉप्स। सो व्हाट इज मीट बाय रेडियो आइसोटॉप्स एंड हाउ दे आर यूजफुल? वी विल डिस्कस ऑल दीज फिनोमेना इन दिस लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेडियो आइसोटॉप्स क्या है? रेडियो आइसोटॉप्स आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? देखें, अब हमारे पास कुछ तो न्यूक्लियस ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन नॉट ऑल न्यूक्लियाइज आर अनस्टेबल। कुछ न्यूक्लियाई हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। तो वो न्यूक्लियाई जो खुद से रेडिएशन को एमिट नहीं करते नेचुरली, कुदरती तौर पे, वो सब स्टेबल होते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चीज़ इस पे भी डिपेंड करती है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं, जो एटम स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाए कर रहे हैं, वो सब हमारे पास स्टेबल हैं। अब और वो नंबर कहाँ तक जाता है? 82 तक, यानी कि नंबर 1 से लेके नंबर 2 तक, 82 तक जो है वो सारे के सारे न्यूक्लियाई स्टेबल है, मतलब एटॉमिक नंबर जिनका 82 है। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ता जाता है, ग्रेटर होता है, तो वहाँ पे नेचुरली हमारे पास अनस्टेबल एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। वो डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस को एमिट करते हैं। जो हमने स्टडी की थी वो कौन कौन सी हैं? अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं। और वो हर वक्त ये काम करते हैं ताकि कंटिन्यूसली वो एक टाइप के एलिमेंट से चेंज होकर दूसरे टाइप में चले जाएं, और इस तरह वो उनमें ये काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन जो ये स्टेबल होते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये भी चेंज हो सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। अब ये कैसे होगा? मतलब कि हमारे पास ये जो जितने स्टेबल हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, मतलब 82 से 82 तक जिनका एटॉमिक नंबर है, तो उनको भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना सकते हैं। ये तो नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन इनको भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाया जा सकता है। अब क्या, क्यों जरूरत पड़ी इनको बनाने की, या क्यों हम चाहते हैं कि ये बने? क्योंकि इनके बहुत से यूजेस हैं हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में। अब बनाया कैसे जाता है इनको रेडियो एक्टिव? इनके ऊपर बम्बार्डमेंट कराई जाती है विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल, या अल्फा पार्टिकल्स को, न्यूट्रॉन्स को या फिर प्रोटॉन्स को उनके ऊपर क्या करवाया जाता है, बम्बार्डमेंट करवाई जाती है इन एलिमेंट्स के ऊपर। मतलब उनके साथ उनके न्यूक्लियाई को टच करवाया जाता है, उनके ऊपर उनको फेंका जाता है। तो क्या होता है कि उनके अंदर जब उसके ऊपर कोई चीज़ को फेंका जाता है तो उनके अंदर चेंजिंग आ जाती है। अब जैसे स्टूडेंट, अगर आप एक ब्रिक को ले लें या इसके अलावा आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिसके ऊपर हैमरिंग की जाए तो वो टूट जाए, क्योंकि जब हैमरिंग की जाएगी, बम्बार्डमेंट की जाएगी, तो जाहिर बात है वो अपनी जो शेप थी उसको चेंज कर लेगी, वो टूट जाएगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज आएगा। इसी तरह जब हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई जाती है, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की या अल्फा पार्टिकल्स की, तो वो भी क्या हो जाते हैं, उनके अंदर क्या चेंजिंग आ जाती है कि वो नॉन रेडियो एक्टिव से क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं एलिमेंट्स। और ये जो आर्टिफिशियली, क्योंकि हम ये खुद से काम करवा रहे हैं, दिस इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, ये हम खुद से करवा रहे हैं, तो ये जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इन सब को हम कहते हैं रेडियो आइसोटॉप्स कहते हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं कि कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं हम रेडियो आइसोटॉप को। तो अगर आप सोडियम को देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, एंड इट्स मैक्स नंबर इज 23। जब एक न्यूट्रॉन को इसके ऊपर बम्बार्ड करवाया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सोडियम का रेडियो आइसोटॉप बन जाता है। साथ हमारे पास गैमा रेज भी क्या हो जाती हैं, उसमें से एमिट हो जाती हैं। मतलब कि अब वो जब रेडियो आइसोटॉप बन गया तो उसमें से क्या होगी, एक रेडिएशन एमिट होगी। इसी तरह अगर हम एल्युमिनियम का जो स्टेबल एल्युमिनियम का न्यूक्लाइड है, उसके ऊपर जब हम अल्फा पार्टिकल को की जब बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज आ जाता है, वो कन्वर्ट हो के किस में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोरस रेडियो आइसोटॉप। मतलब वो होता एल्युमिनियम है, लेकिन जब उसके अंदर चेंज क्या आता है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाने से वो फास्फोरस का रेडियो आइसोटॉप बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बात हो रही है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे देखें तो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या आना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप एटॉमिक मास देखें तो 27 और यहाँ पे 4 प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा
31, तो यहाँ पे भी देखें 30 और ये 1, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर भी बैलेंस्ड है, यानी कि हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो रहा है तो उसके साथ या तो कोई रेडिएशन एमिट हो रही है या कोई न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है, तो उनका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है ओवरऑल इन द रिएक्शन शुड बी कांस्टेंट। ओके, वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो हमने इस प्रोसेस में क्या देखा कि रेडियो आइसोटॉप्स वो सब एलिमेंट्स हैं जिनको आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाया जाता है, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है और उनके अंदर चेंज ये आता है कि वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होते हैं लेकिन बम्बार्डमेंट कराने के बाद वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल। सो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स क्या है हमारे पास? रेडियो आइसोटॉप बहुत ज़्यादा तौर पे अब हमारे पास मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, बहुत ही इनके फ़ायदे हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस हम इनकी देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम इनको अप्लाई करें, कैसे ये हमारे पास यूज़फुल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज अ ट्रेसर यूज़ हो रहे हैं। अब ट्रेसर का क्या मतलब है? ट्रेसर का मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसमें कुछ क्वांटिटी होती है रेडियो आइसोटॉप की, मतलब ट्रेसर मतलब ज़रात जिसको हम कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स वो सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो सब केमिकल कंपाउंड जिनमें बहुत कम क्वांटिटी होती है रेडियो आइसोटॉप की, सम क्वांटिटी, इसलिए हम कह रहे हैं कुछ क्वांटिटी होती है रेडियो आइसोटॉप की, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर कहते हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर हैं ये कहाँ कहाँ पे हमारे पास यूज हो रहे हैं? ये हमारे पास यूज होते हैं टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स और प्लांट्स। अब ये हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर होता है, उसमें जो मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन जिस किस्म का भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, उसके चेक एंड बैलेंस के लिए हमारे पास ये यूज़ होते हैं। ओके, इसके अलावा अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि मेडिसिन में कैसे यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ हो रहे हैं। ओके, इन ट्रेसर की बात हो रही है अभी। अब मेडिसिन में ये हमारे पास किस तरह यूज़ हो रहे हैं? जो हमारे पास रेडियो आयोडीन है 131, ये हमारे पास जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है इन द थायराइड ग्लैंड्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शनिंग। अब ये जो रेडियो आयोडीन है ये थायराइड ग्लैंड्स को एक्यूमुलेट करने के लिए वहाँ पे यूज़ होता है कि क्या वो फंक्शन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए देखा जाता है। और इसके अलावा हमारे जो ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर का प्रॉब्लम हो तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम फास्फोरस 32 को यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि जो बॉडी का इफेक्टेड पार्ट होता है, मेलिग्नेंट पार्ट होता है, इफेक्टेड पार्ट जिसको हम कहते हैं मुहलिक पार्ट जो होता है बॉडी का, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है क्वांटिटी ऑफ आइसोटॉप्स को, और इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये इफेक्टेड पार्ट है। ओके, अब अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हम ब्रेन ट्यूमर्स को ट्रीट करते हैं। अब क्या होता है कि इस तरह रेडिएशंस को क्या किया जाता है, उसके ऊपर इंसर्ट करवाया जाता है, तो जो इफेक्टेड पार्ट है वो उनको ज़्यादा क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह पता चल जाता है कि कहाँ पे ट्यूमर है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये ब्रेन में जो ट्यूमर होते हैं उनको ईजिली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ये इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में कैसे ये यूज़ होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं कि अगर मशीनरी के अंदर जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं तो कहीं पे उनकी टूट फूट तो नहीं हुई हुई, वो कहीं से ख़राब तो नहीं है, तो उनकी लोकेशन को भी हमें ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स जो हैं वो उनकी लोकेशन बता देते हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड पाइप्स अगर लीक हों तो उनको भी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है कि वो कहाँ से लीक है, उनके ऊपर रेडियो एक्टिव ट्रेसर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वहाँ से लीक जो पार्ट है, जिस जगह से वो लीकेज शो कर रहे हैं, वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। और इस तरह हमारे पास ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं इंडस्ट्रीज़ में भी। अब अगर हम एग्रीकल्चर में देखें, एग्रीकल्चर में ये हमें कैसे फ़ायदा दे रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में ये जो रेडियो फास्फोरस 32 है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रेसर टू फाइंड आउट हाउ वेल द प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग द फॉस्फेट फर्टिलाइजर विच आर क्रूशियल टू देयर ग्रोथ। अब आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा जब भी कोई फसल उगाई जाती है या कुछ किया जाता है तो बहुत से फर्टिलाइजर्स वहाँ पे डाले जाते हैं। अब कैसे पता चले कि वो जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके लिए हम फास्फोरस 32 को यूज़ करते हैं। और फास्फोरस 32 से हमें ये बात पता चल जाती है कि प्लांट्स क्या कितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है उस फॉस्फेट फर्टिलाइज़र को या नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट
यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर इन मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी हमने देखा कि ट्रेसर कैसे मेडिसिन में यूज हो रहे हैं, अब हम प्रॉपरली देखेंगे कि ये जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं ये मेडिकल फील्ड में कैसे यूजफुल हैं। तो ये हमारे पास यूज होते हैं इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्योरिंग वेरियस डिजीजेस। बहुत से डिजीजेस को क्योर करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। जैसे कि जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट है, ये हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? कैंसेरियन ट्यूमर्स एंड सेल्स, वो सेल्स जिनमें कैंसर का खतरा होता है उनको क्योर करने के लिए भी हम कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं। और इसके अलावा जितनी भी ये जो रेडिएशन हमारे पास होती हैं काफ़ी हद तक जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है पेशेंट के अंदर उसे किल करने के लिए भी क्या होती हैं? यूज होती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब होता है जो मुहलिक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड पार्ट है पेशेंट के अंदर, उसको भी किल करने के लिए यूज होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या होता है कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये भी किल्ड हो जाते हैं बाय यूजिंग गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन को हम इंसर्ट करवा के किसी चीज़ के ऊपर बम्बार्ड करवा के हम माइक्रोब्स को भी किल कर सकते हैं। ओके, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट द थर्ड वन इज कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है हमारे पास जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की एज के बारे में जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो कार्बन। हम रेडियो कार्बन को यूज करके उन ऑब्जेक्ट्स की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है कार्बन का, इसको हम रेडियो कार्बन भी कहते हैं। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है, हम इस पूरे जो टॉपिक है इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि कार्बन डेटिंग एक्चुअली में है क्या, कैसे। अभी मैंने आपको जो बताया कि ये प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो कैसे अब हम ये करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो रेडियो एक्टिव कार्बन है ये बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और जो हमारे पास लाइव प्लांट्स हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और वो लिटिल बिट स्लाइटली रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। अब अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको क्लियर कट डिटेल में बताया गया है कि होता यह है कि ये जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं, हमने बैकग्राउंड रेडिएशन को भी डिस्कस किया था जिसमें आपने कॉस्मिक रेज के बारे में पढ़ा था। ये जो कॉस्मिक रेज आती हैं जब ये एटमॉस्फेयर में से पास करती हैं तो ये प्रोड्यूस कर देती हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स को, वो जो फास्ट मूव करती हैं न्यूट्रॉन्स। अब वो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, वो न्यूट्रॉन हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उसको जब जाके स्ट्राइक करते हैं ना, तो स्ट्राइक करने से उस नाइट्रोजन एटम के अंदर क्या चेंज आता है कि एक हाइड्रोजन और कार्बन 14 एटम प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो कार्बन 14 जो है जिसकी हम बात करें, जो रेडियो एक्टिव कार्बन है, वो इस तरह प्रोड्यूस होता है जब वो लाइव प्लांट्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उन्हीं प्लांट्स पे जब हमारे पास कोई एनिमल फीड करता है तो वो उसके अंदर भी चला जाता है, वो भी मतलब उसके अंदर भी ये चला जाता है थ्रू वेजिटेशन, मतलब उस ट्री के थ्रू या उस प्लांट के थ्रू उसके अंदर भी चला जाता है। तो जब वो डाई होते हैं, जब जाहिर बात है वो प्लांट डाई करेगा जिसने कार्बन 14 को एब्जॉर्ब किया, या वो एनिमल डाई करेगा जिसने कार्बन 14 को एब्जॉर्ब किया है, तो क्या होगा, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये आहिस्ता आहिस्ता डिके करता है। तो जब ये डाई होते हैं तो कार्बन 14 आहिस्ता 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 डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम इजिली इनकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना टाइम पहले इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। ओके, तो अभी जो मैंने आपको फिगर के थ्रू प्रॉपर्ली बताया वही सारी डिटेल यहाँ पे गिवन है कि जब हमारे पास एक ट्री डाई करता है तो उसके अंदर जो रेडियो कार्बन प्रेजेंट है वो भी डिके करना स्टार्ट कर देता है। अब उसकी हाफ लाइफ जो मेजर की गई है वो कितनी है, 5730 ईयर्स। हर 5730 साल के बाद जो है ये कार्बन 14 क्या करना शुरू कर देता है, अपनी लाइफ से वो क्या रह जाता है, मतलब जितना ओरिजिनल क्वांटिटी में वो उस टाइम प्रेजेंट होता है वो उसके क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है। तो इस तरह हम आसानी से एज कैलकुलेट कर सकते हैं डेड ट्री की भी, और इवन के हम एनिमल्स की भी जो एज है उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जब तक वो जिंदा होते हैं तब तक तो उनके अंदर वो आती रहती है क्वांटिटी, वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वो उसको ज़्यादा उनके अंदर वो नहीं एब्जॉर्ब हो सकती। ठीक है, तो इसलिए जब हम क्या कर सकते हैं कि ये मेजर करके कि कितनी एक्टिविटी है इन द एंशियंट रेलिक। एंशियंट रेलिक मीन आसार कदीमा। साइंटिस्ट ने आसार कदीमा में क्या किया था, मतलब उन्होंने ये एस्टिमेट किया था एज को बाय मेजरिंग द एक्टिविटी, मतलब जो एक्टिविटी को मेजर करके। अब बाकी भी जो स्टूडेंट्स आइसोटॉप्स हैं वो भी यूज होते हैं
जियोलॉजिकल जो स्पेसिमेंस हैं उनकी एज को एस्टिमेट लगाने के लिए। देखिए एग्जैक्ट एज तो नहीं बताई जा सकती, एक प्रॉपर जो मतलब उसके करीब तरीन जो एस्टिमेट है ना वो लगाया जा सकता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, जब कोई भी घर बनने लगता है या कुछ और हमारे पास किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन होने लगी होती है, कोई मॉल है या कुछ भी, तो एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितना खर्चा आएगा, क्या सब कुछ होगा एग्जैक्टली। तो हम एकदम से स्टार्टिंग में नहीं बता सकते कि इतना सब कुछ होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उनकी एज का वो साइंटिस्ट क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ रॉक्स हैं जिनके अंदर अनस्टेबल पोटाशियम का आइसोटॉप पाया जाता है। जब वो डिके करते हैं, ये जब डिके करता है, दिस डिके टू द स्टेबल ऑर्गन न्यूक्लाई, जब ये डिके करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गन 40 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 2.4 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 8 ईयर्स। इसकी जो मतलब एज है ऑर्गन जो हमारे पास है न्यूक्लाइड, उसकी हाफ लाइफ इतनी है, ये 10 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल 8 है। ओके, इतने ईयर्स उसकी एज है। तो ये जो एज होती है रॉक या सैंपल की, वो एस्टिमेट लगाई जाती है बाय कंपैरिजन किया जाता है कि कितना अब K40 रह गया और कितना वो K40 AR40 में यानी कि आर्गॉन 40 में कन्वर्ट हो चुका है। जिस तरह मैंने आपको हाफ लाइफ वाले टॉपिक में बताया था कि कैसे आहिस्ता 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 वो पहले 100% होता है, फिर 50, फिर 25, फिर 12.5, इस तरह दोनों चीज़ों को देख के ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि K40 को और आर्गन 40 को देख के कंपेयर करके आराम से हम उस रॉक की एज को एस्टिमेट लगा सकते हैं। ओके, so student, this is all about radioisotopes and their uses. I hope all of you got it very well, so please learn this topic carefully, and if you have any query you can ask me anytime. So thank you, Allah Hafiz, and stay safe.